Sorry for the inconvenience caused due to technical issues problem. So I am Abhishek Ranjan. So I am going to start the next topic of class 9th chapter 3, that is economics chapter 3, poverty as a challenge. Poverty as a challenge में मेरे dear students हम लोगों ने poverty के definitions के बारे में जाना, poverty क्या होता है, poverty का मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। poverty का मतलब कहीं ना कहीं आपने जो समझा, जो जाना, वो ये है कि एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, lack of healthcare facilities, lack of clean water, lack of sanitation facilities, ये सारी चीजों की कमी है। यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है लाइफ में फुलफिल करने के लिए, वो चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, उन्हें हम गरीब कहते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी में कहीं ना कहीं उसे साफ पानी नहीं मिल रहा है। अगर हम पॉवर्टी की बात करेंगे, तो गरीबी की बात करेंगे, तो गरीबी में वो व्यक्ति या वो इंसान को साफ पानी नहीं मिल रहा होगा, वो इंसान को बेटर और एडवांस्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पा रहे होंगे। उसके साथ साथ उन्हें कहीं ना कहीं शिक्षा नहीं मिल रही होगी, एजुकेशन नहीं मिल रहा होगा। एजुकेशन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो सफर कर रहे हैं। यानी कि बेसिक बातें अगर मैं देखूं, तो फूड, यानी कि फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, ये तीन चीज वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, ये तीन चीज उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन है पॉवर्टी को लेके। अब पॉवर्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पॉवर्टी एज द चैलेंज चैप्टर का नाम है। फर्स्ट हम लोगों ने ओवरव्यू किया, पॉवर्टी के बारे में पढ़ा, पॉवर्टी किसे कहते हैं, पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम क्यों कहा गया, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोगों ने इंट्रोडक्शन उसके बारे में देखा, समझा, जाना। फिर हम लोग अब आगे देखेंगे पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट यानी कि गरीबी को सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा किस नजरिए से देखा गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय स्टूडेंट ध्यान दें। जैसा कि आपको मैंने पिछले क्लास में बताया कि गरीबी क्या है, गरीबी के दो टिपिकल केसेस के बारे में मैंने बताया। एक ग्रामीण इलाकों के बारे में बताया, दूसरा शहरी इलाकों के बारे में बताया। टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी हम लोगों ने पढ़ा, रूरल केस और अर्बन केस। और दोनों केस में हम लोगों ने जब उसका कंपैरेटिव स्टडी किया, एनालिसिस किया, तो कुछ चीजें कॉमन निकल के आई। वो चीजें क्या निकल के आई कि आपने देखा, अगर आप रूरल एरियाज का देखेंगे या अर्बन एरियाज का देखेंगे, तो उन दोनों केसेस में आपने देखा कि परिवार में शिक्षा की कमी है। दोनों के परिवारों में शिक्षा की कमी है, कोई भी परिवार में शिक्षित नहीं है। दूसरा आपने ये देखा कि जो इनकम लेवल है, जो उनकी इनकम है दोनों परिवारों का, वो बहुत ही कम है। जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया, जो सरकार ने बेंचमार्क तैयार किया कि इतना इनकम, एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि उतना अमाउंट या उतना अगर आप इनकम जनरेट कर ले रहे हैं, तो आप गरीबी रेखा के ऊपर रहेंगे, अगर उससे कम है तो गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे। तो आपने देखा कि दोनों परिवारों का इनकम का जो लेवल था, वो बहुत ही लो इनकम लेवल था। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि दोनों परिवारों में हेल्थ की फैसिलिटीज बेहतर नहीं थी। रूरल केस में या अर्बन केस में आप देखेंगे कि दोनों केसेस में कहीं ना कहीं दोनों के परिवारों को हेल्थ की सुविधा या हेल्थ की जो फैसिलिटी है, वो नहीं मिल रही थी। हेल्थ फैसिलिटीज उन दोनों परिवारों में अवेलेबल नहीं था। इसके अलावा आप आगे देखेंगे कि इन दोनों परिवारों में कहीं ना कहीं कुछ और चीजों की कहीं ना कहीं कमी थी। वो क्या था, ये लोग न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाते थे, बैलेंस डाइट नहीं खाते थे। दोनों परिवारों का आप देखेंगे टिपिकल केसेस, रूरल और अर्बन, आप दोनों में देखेंगे कि एक परिवार हमारा और दूसरा परिवार, ये दोनों परिवारों में खाने की कमी थी। खाने की कमी क्या थी भाई, ये लोग भोजन तो करते थे, लेकिन क्या इनके भोजन में बैलेंस डाइट था? क्या प्रोटीन ये लेते थे? क्या ये विटामिन लेते थे? क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स लेते थे? क्या ये कैल्शियम लेते थे? क्या ये मिनरल्स लेते थे? नहीं। इन दोनों परिवारों में, यानी कि अगर हम दोनों परिवारों की बात करें, तो दोनों परिवारों में न्यूट्रिशियस फूड की कमी थी। यानी कि ये दोनों परिवार के जो सदस्य थे, वो मैल न्यूट्रिशन यानी कि मैल न्यूरिश थे, यानी कि कुपोषण का शिकार थे। उनका जो बॉडी का जो ग्रोथ होना चाहिए, वो दोनों के परिवारों में जो बच्चे थे छोटे छोटे, उन बच्चों का बॉडी का ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसी वजह से नहीं हो पाया क्योंकि जो फूड रिक्वायर्ड होता है, बैलेंस डाइट, फ्रूट्स भी चाहिए, वेजिटेबल्स भी चाहिए, रफेज भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए,
फाइब्रस फूड भी चाहिए, इन सभी चीजों के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए। तो इन सारी चीजों की कमी थी दोनों परिवारों में। ठीक है, समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? आप लोग को समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिएगा। अगर कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल पूछेंगे बेहिजक, शर्माने की बात नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट की बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा कि पॉवर्टी को, आपने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा, तो पॉवर्टी को जो हमारे सामाजिक वैज्ञानिक हैं, जो समाज का अध्ययन करते हैं, समाज के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में वो स्टडी करते हैं। जैसे समाज के अंदर गरीबी हो जाए, महामारी हो, बेरोजगारी हो, या समाज में किसी भी तरह की सामाजिक समस्याएं हो, सामाजिक इश्यूज हो, उसे सोशल साइंटिस्ट देखने का काम करते हैं। तो सोशल साइंटिस्ट ने पॉवर्टी को किस नजरिए से देखा, यानी कि सामाजिक वैज्ञानिकों ने गरीबी को किस नजरिए से, उनके नजर से, सामाजिक वैज्ञानिकों के नजर से गरीबी को किस तरीके से देखा गया, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पॉवर्टी का डेफिनेशंस मैं आपको बताना चाहूंगा। पॉवर्टी होता क्या है, अगर आप इसे पेन डाउन करना चाहते हैं तो पेन डाउन भी करें, या नोट्स भी अवेलेबल है, आप यहां से नोट्स भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज अ लैक ऑफ डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिवलीहुड लाइक फूड, क्लॉथिंग, एजुकेशन। पॉवर्टी को हम लोग डिफाइन करेंगे लैक ऑफ डेली रिक्वायरमेंट्स, यानी कि रोजमर्रा की जो जरूरतें की चीजें होती है उसे हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं। डेली रिक्वायरमेंट्स की चीजों को हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारा फूड हो जाए, या क्लॉथिंग हो जाए, या एजुकेशन हो जाए, यानी कि ना एजुकेशन ले पा रहे हैं, ना हमें फूड मिल पा रहा है, और ना ही हमें शेल्टर मिल रहा है। द पुअर कुड बी लैंडलेस लेबरर्स इन द विलेजेस। अगर हम गरीबों की बात करें तो जो गांवों में भूमिहीन मजदूर हैं, जिनके पास जमीन नहीं होता है, जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें हम पुअर कहे। या जो ओवर क्राउडेड झुग्गी झोपड़ीज में जो लोग रह रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ीज में रह रहे हैं, जो स्लम इलाके में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें भी हम पुअर कहेंगे, उन्हें भी हम लोग पुअर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट, एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया, हर एक चौथा व्यक्ति भारत में, हर एक चौथा व्यक्ति भारत में गरीब हो, हर एक चौथा व्यक्ति भारत में गरीब है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। अगर हम गरीबों की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा पुअर का कंसंट्रेशन है। भारत में गरीबों की संख्या विश्व के दूसरे देशों की तुलना में भारत में ज्यादा है गरीबी। अब हम लोग बात करेंगे पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सामाजिक वैज्ञानिकों ने गरीबी को किस नजरिए से देखा है, और गरीबी का मतलब सामाजिक वैज्ञानिकों के नजर से, उनके नजरिए से क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सोशल साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के बारे में तो आप लोग जानते हैं। साइंटिस्ट किसे कहते हैं? वैज्ञानिक को कहते हैं, जो रिसर्च करते हैं, कुछ नया इन्वेंशंस करते हैं, डिस्कवरीज करने का काम करते हैं, कुछ नया रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो वो तो साइंस के फील्ड से आते हैं। लेकिन जो सोशल साइंस के फील्ड से है, वो क्या करते हैं? समाज के अंदर की समस्याओं को, समाज के अंदर के प्रॉब्लम्स को वो देखने का काम करते हैं, उसे स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं कि समाज में आखिर समस्या क्या है। तो समाज में कई तरह की समस्याएं होती है, गरीबी है, महामारी है, बेरोजगारी है। चलिए आगे देखते हैं। तो वैज्ञानिकों ने, सामाजिक वैज्ञानिकों ने पॉवर्टी को किस नजर से देखा है, ये मैं आपको शेयर करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। सबसे पहले एक टर्म आता है सोशल एक्सक्लूजन। ये सोशल का मतलब होता है सामाजिक, और एक्सक्लूजन का मतलब होता है एक्सक्लूड कर देना, समाज के मुख्य धारा से अलग कर देना, बाहर कर देना, उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल रिसोर्सेस के इस्तेमाल करने से उन्हें रोकना। कैसे? अब हम बात करेंगे सोशल एक्सक्लूजन। मान लीजिए हम लोग कहीं रहते हैं, हमारा घर है, आप लोगों का भी घर है, सब लोगों का। आप जहां रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहां आपके आसपास के जो लोग हैं, सबका घर आपके जैसा ही है। क्या मैं सही हूं? हाँ। आप जहां रहते हैं वहां आपके आसपास के जो भी लोगों का घर है, आपके आसपास पड़ोस में, या जो भी आपके नेबर्स हैं, वो सारे लोगों का मोर और लेस आपके जैसा ही घर है। लेकिन आपके बस्ती में, आपके मोहल्ले में, आप जहां रहते हैं उसके आसपास झुग्गी झोपड़ी वाले लोग नहीं रहते, वो बिल्कुल आपके घर से दूर रहते हैं, आउटस्कर्ट्स, यानी कि शहर या गांव या मेन जो जहां लोग रह रहे हैं वहां से वो अलग रहते हैं, आइसोलेटेड, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी
पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो जो पुअर है उसे हम मार्जिनलाइज कर देते हैं, समाज की मुख्य धारा से अलग कर देते हैं। चलिए देखते हैं, तो सोशल सामाजिक रूप से किसी को एक्सक्लूड कर देना, बाहर कर देना, बाहर निकाल देना इस वजह से क्योंकि वो पुअर है। तो आप जहां रहते हैं वहां आपके जैसे घर वाले लोग ही है आसपास, लेकिन कोई अगर आपके घर के आसपास टेंट गाड़ के झुग्गी झोपड़ी बना के रहने लगे तो वो आपको सही नहीं लगेगा, आप उसको वहां से अलग कर देंगे। वल्नरेबिलिटी, अब देखिए पहला टर्म है सोशल एक्सक्लूजन, फिर आते हैं हम लोग वल्नरेबिलिटी पे। सबसे पहले बात करते हैं सोशल एक्सक्लूजन। अगर हम पॉवर्टी का एनालिसिस करेंगे, अगर हम गरीबी का आकलन करेंगे, अगर उसको एनालाइज करेंगे गरीबी को, तो सोशल एक्सक्लूजन एक बहुत ही यूजफुल टर्म यूज किया गया है यहाँ पे। अगर गरीबी का एनालिसिस किया जाए तो गरीबी का एनालिसिस करने के लिए कहीं ना कहीं ये सोशल एक्सक्लूजन टर्म जो हमने यूज किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? एज पर दिस कंसेप्ट, सोशल एक्सक्लूजन के अनुसार, एज पर सोशल एक्सक्लूजन एज पर सोशल एक्सक्लूजन, poverty must be seen in terms of the poor living only in a poor surrounding with other poor people. My dear students, try to understand the meaning of this statement. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है ये समझिए सोशल एक्सक्लूजन के कंटेक्स्ट में। सोशल एक्सक्लूजन इज वेरी यूजफुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोशल एक्सक्लूजन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये यूजफुल टर्म यहां पे यूज किया गया है और इसका मतलब क्या है ये समझेंगे। एज पर दिस कंसेप्ट, इस सोशल एक्सक्लूजन कंसेप्ट के अनुसार पॉवर्टी को देखा गया है, पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर लिविंग ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग। यानी कि जो पुअर हैं, जो लोग पुअर हैं, जिन्हें आप पुअर मानते हैं, अब लैंडलेस लोग, जितने भी गांव के लैंडलेस लोग हैं, जितने भी उस मोहल्ले के गरीब लोग हैं, जितने भी इलिटरेट लोग हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके परिवार का इनकम लो है, वो सारे लोग एक कैटेगरी में आ जाते हैं। उनको लगता है कि सामने वाला उनके जैसा ही है, क्योंकि इफ आई एम पुअर, इफ आई फील दैट आई एम पुअर एंड इफ आई एम नॉट एबल टू fulfill my basic requirements, and the person who is standing in front of me, if he or she also if he or she is also not able to feed themselves, if he is or he is not able to feed, एजुकेशन उनको भी नहीं है, अगर उनके पास भी शिक्षा नहीं है, उनके पास भी स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, तो हम दोनों एक जैसे हो गए। तो पुअर पर्सन की बात करेंगे तो पुअर पर्सन या पुअर जो है वो पुअर सराउंडिंग में ही रहेंगे। जहां धीरू अनिल भाई या मुकेश भाई का जहां घर है मुंबई में, क्या उनके घर के आसपास कहीं झुग्गी झोपड़ी आपको नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। या जहां कॉम्प्लेक्स है, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स है, या जहां अपार्टमेंट्स है, वहां पे उस एरिया के आसपास देखिएगा, जहां पे अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, उस अपार्टमेंट के आसपास हटा हुआ कोई झोपड़ी नहीं होगा, कोई हट नहीं होगा, कोई टेम्पोरली कच्चा हाउस नहीं आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जो सराउंडिंग में पुअर रहते हैं वो पूरा सराउंडिंग ही वो पूरा सराउंडिंग, वो पूरा एरियाज ही पुअर से बड़ा होता है। ठीक है। और अगर हम as per this concept, poverty must be seen in terms of poor living only in a poor surrounding with poor people. Poor people with live with poor people. Poor people will share everything with the same poor person. Why? They feel that both of them are same. दोनों एक जैसे हैं। ठीक है। कैसे? तो जो पुअर होंगे, जो गरीब होंगे, वो गरीब, जो जहां गरीब रहते हैं वही सराउंडिंग्स में रहेंगे। पुअर लिविंग ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विथ अदर पुअर पीपल। मैं पुअर, मेरे साथ जितने भी लोग रहने वाले हैं वो सब पुअर। मतलब इसका ये हुआ कि सोशल साइंटिस्ट ने सोशल एक्सक्लूजन वर्ड या टर्म यहां पे इसलिए यूज किया कि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर हैं, वो पुअर सराउंडिंग में रहेंगे और पुअर सराउंडिंग में पुअर पीपल के साथ ही रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ये वल्नरेबिलिटी टर्म देखते हैं हम लोग क्या है। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स, व्हाट इज वल्नरेबिलिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
ये वल्नरेबिलिटी क्या होता है? वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर probability of being more adversely affected than other people, which is done due to the earthquake or simply a fall in the availability of jobs. मान लो अचानक से देश के अंदर नेचुरल डिजास्टर्स भी आते हैं, नेचुरल कैलामिटीज भी आता है, अर्थक्वेक आता रहता है, फ्लड्स आते हैं, सुनामीज आता रहता है। तो ये जितने भी नेचुरल डिजास्टर या कैलामिटीज हैं, ये जब भी आता है तो क्या इसका एडवर्स इफेक्ट हमारे लाइफ पे या हमारे सोसाइटी या हमारे कंट्री पे पड़ता है क्या? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। कैसे? मान लीजिए अगर बाढ़ आ गया तो जो पहले से गरीब लोग हैं, जो पहले से पुअर हैं, जिनके पास पहले से घर नहीं है, जिनके जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, जिनके पास स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं अवेलेबल है और अचानक से फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए या किसी भी तरह का कोई भी नेचुरल डिजास्टर या कैलामिटीज आ जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो पुअर हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं डिजास्टर्स और नेचुरल कैलामिटीज के दौरान। कैसे? क्योंकि वो पहले से पुअर हैं, उनके पास बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं, उनके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनका पूरा नहीं हो रहा है। उसके अलावा बेसिक रिक्वायरमेंट्स के अलावा उनके पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है। तो वो पहले से जब सिचुएशन नॉर्मल था, जब फ्लड्स वगैरह नहीं आया, जब बाढ़ नहीं आया, सुनामी अर्थक्वेक नहीं आए, तो उससे पहले ही वो पुअर थे। और जब वो फ्लड डिजास्टर नेचुरल कैलामिटीज या किसी भी तरह का प्राकृतिक आपदा आया, तो उसमें प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस होता है। प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस जब होगा तो जो वेल टू डू सेक्शंस है सोसाइटी के, जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, जिनका इनकम या कंजम्पशन लेवल बेहतर है, अच्छा है, वो भी प्रभावित होंगे, लेकिन वो कम होंगे पुअर के कंपैरिजन में। मान लीजिए जो व्यक्ति पहले से गरीब है और महामारी आ जाए, देश में आर्थिक मंदी आ जाए, फ्लड आ जाए, सुनामी आ जाए, कोरोना में आपने देखा जो अमीर लोग थे, सॉरी, जो अमीर लोग थे जिनका इनकम अच्छा था, उन लोगों को ज्यादा सफर नहीं करना पड़ा। ज्यादा सफर किसे करना पड़ा? जो पुअर्स थे, जिनका इनकम लेवल बहुत ही कम था, वो लोग ज्यादा अफेक्टेड हुए। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब हुआ कि ज्यादा संभावना है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इफेक्ट होने का, वो है पुअर। क्योंकि अगर जॉब चली जाती है तो जिनका बैकग्राउंड सही है या जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका इनकम अच्छा है, तो जॉब चली गई तो उनके परिवार के ऊपर अचानक बहुत बड़ा ऐसा कुछ असर नहीं नजर आपको आएगा या दिखेगा। लेकिन जो लोग पहले से पुअर हैं और वो काम कर रहे हैं 1800, 2000, 2500, आपने देखा एनसीईआरटी के बुक में दो टिपिकल केसेस के बारे में आपने पढ़ा, तो उसमें आपने देखा कि मंथली इनकम 1800, 2000, 2200, 2500 इतना ही है। तो क्या इतना पैसा सफिशिएंट है कि हम एजुकेशन भी ले ले, हम न्यूट्रिशियस फूड भी खा ले, हमारा हेल्थ फैसिलिटीज भी बेहतर हो जाए, हम एजुकेट भी हो जाए? तो क्या इतना इनकम सफिशिएंट है इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब हुआ कि संभावना ज्यादा, प्रोबेबिलिटी जो है वो अफेक्ट होने का ज्यादा है पुअर का, विच इज डन ड्यू टू द अर्थक्वेक और सिंपली फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब। या तो जॉब चली गई, महामारी आ गया, कोई पैराडेमिक एपिडेमिक आ गया, इसके अलावा कोई किसी भी तरह का देश के अंदर समस्या अगर उत्पन्न हो जाती है, तो उस स्थिति में जॉब्स तो जाते ही हैं, जॉब्स चले गए तो उससे भी गरीबी पे उसका असर पड़ेगा। जॉब अगर नहीं गया, उसके अलावा अगर अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, तो इसके वजह से भी उनका लाइफ प्रभावित हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मेजरमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी, मेजरमेंट यानी कि वल्नरेबिलिटी को कैसे मेजर करेंगे हम, ठीक है? तो मेजरमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज। कुछ ऐसे सर्टेन कम्युनिटीज हैं, कुछ ऐसा निश्चित समुदाय है जो प्रभावित सबसे ज्यादा हो जाता है अर्थक्वेक के कारण, फ्लड्स के कारण, सुनामी के कारण, कोई महामारी के कारण, देश में प्राकृतिक आपदा के कारण, किसी भी तरह की समस्या अगर देश के अंदर उत्पन्न होती है तो उसका असर सीधे और सीधे पुअर्स पे पड़ता है। और पुअर में भी कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनमें गरीबी ज्यादा देखा गया है?
जो ज्यादा पुअर है वो कौन सा ऐसा कम्युनिटी है उसके बारे में भी पूछा जाएगा, वनरेबल ग्रुप्स करके। हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस अराइज होंगे। टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उस टॉपिक से जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो एमसीक्यूज हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो, असर्शन केस बेस्ड क्वेश्चंस हो, असर्शन रीजन हो, केस बेस्ड हो, किसी भी तरह का क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जब एक बार हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? थैंक्स फॉर staying and connected with us. Keep smiling because every child is a unique child and every day is a new day and new day means new hope. Thank you. Let's see. Measurement of vulnerability to poverty describes the greater probability of certain communities. कुछ ऐसा समुदाय है जैसे members of a backward caste, जो भी बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं उनमें गरीबी ज्यादा देखी गई है, क्योंकि उनके पास शिक्षा भी नहीं है, उनके पास जमीन भी नहीं है। अगर हम बैकवर्ड कास्ट की बात करेंगे तो उनमें गरीबी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनमें उनके उन समाजों के अंदर शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेटर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इसके अलावा लैक ऑफ क्लीन वाटर की समस्या है, सैनिटेशन की समस्या है और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स है। तो अगर हम बैकवर्ड कास्ट की बात करेंगे तो इनमें गरीबी ज्यादा देखा गया है, पाया गया है, स्टडी किया गया है। ठीक है। बैकवर्ड कास्ट के अलावा वैसे इंडिविजुअल्स की बात करेंगे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो डिसेबल्ड है, जो विकलांग है, हाथ नहीं है या एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, या किसी भी तरह से वो अगर डिसेबल है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो फिजिकली हैंडीकैप जो भी है पर्सन वो पोवर्टी और पुअर के रूप में कंसीडर किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट कम्युनिटी है वो है हमारा विडो, यानी कि जो विधवा महिला है जिनके हस्बैंड नहीं है। ठीक है। उन्हें भी कहीं ना कहीं सोशली एक्सक्लूड किया गया है, उन्हें भी सोशली एक्सक्लूड किया गया है, सामाजिक रूप से उन्हें अलग कर दिया गया है, वजह से वो गरीब हैं। अगर वो अमीर के बस्ती में रहते और जहां अमीर लोग रहते हैं वहां गरीब भी रहता तो शायद अमीर लोगों से इंस्पायर्ड होके या इन्फ्लुएंस होके या उनके साथ रहते रहते शायद उनका लाइफ स्टाइल बदल जाता। लेकिन लाइफ स्टाइल तो बदल नहीं रहा है, क्योंकि अमीरों ने क्या किया, उनको बिल्कुल अपने से अलग कर दिया। ना उनके साथ वो किसी तरह के फेस्टिवल्स में शेयरिंग करते हैं, ना उनके साथ किसी भी आयोजन में उनके यहाँ जाते हैं, ना उनको अपने घर बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गरीब हैं उन्हें समाज बहिष्कृत और कहीं ना कहीं एक्सक्लूड कर देता है और मेन स्ट्रीम से अलग कर देता है। फिजिकली हैंडीकैप की बात करेंगे तो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और जो विडो हैं या जो बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटीज है इनमें गरीबी ज्यादा देखा गया है। नेक्स्ट, पोवर्टी लाइन। अब हम लोग बात करेंगे ये पोवर्टी लाइन होता क्या है भाई, ये पोवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है। अगर हम पोवर्टी लाइन की बात करें तो एक ऐसा लाइन, एक ऐसा बेंचमार्क जिससे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि इनकम और कंजम्पशन लेवल क्या है। ठीक है। अब देखिए, पोवर्टी लाइन इज अ वे, पोवर्टी लाइन एक तरीका है, एक वे है विच इज यूज टू आइडेंटिफाई द पुअर। सपोज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, हम एक समाज में रहते हैं और उस समाज में लगभग 100 या 150 लोग रह रहे हैं, 150 परिवार रह रहा है और वो 150 परिवार अलग अलग कास्ट, अलग कम्युनिटी, अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अलग रिलीजन, अलग कास्ट, सब कुछ डिफरेंट है। ठीक है। लेकिन हम सारे लोग एक ही समाज में रह रहे हैं विथ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ओके। तो पोवर्टी लाइन की बात करेंगे तो पोवर्टी लाइन ये मेजर करने के लिए है, आइडेंटिफाई करने के लिए है कि आखिर सोसाइटी या देश के अंदर गरीब कौन है, गरीब कौन है। ठीक। अगर हम गरीब की बात करेंगे तो गरीब है कौन, उन्हें गरीब को आइडेंटिफाई करने का क्या कोई तरीका है? क्या हम गरीब को आइडेंटिफाई कर ले? 100 लोग बैठे हैं जिसमें से पता चल जाए हमें कि ये 10 लोग गरीब हैं, कैसे? कोई तरीका, कोई वे है? बिल्कुल है, वो है पोवर्टी लाइन। पोवर्टी लाइन इज अ वे विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पुअर। पुअर को आइडेंटिफाई करने का
ये एक तरीका है कि हमें सोसाइटी में, देश में, हमें पहले पुअर्स को आइडेंटिफाई करना है। जब तक पुअर्स को टारगेट नहीं करेंगे, पता नहीं चलेगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक उनका इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट या प्रोग्रेस नहीं किया जा सकता है। इट इज अ मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी को मेजर करने का एक तरीका है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? पॉवर्टी को मेजर करने का, पॉवर्टी को मेजर करने का तरीका है पॉवर्टी लाइन। पुअर्स को आइडेंटिफाई करना है, पुअर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पॉवर्टी लाइन का यूज करेंगे, और पॉवर्टी लाइन इज अ वे विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, which is used to identify poor. Poverty line is used to identify who? Poverty line is used to identify the poor. And it is a method used to measure poverty. And poverty line is a measure. Through poverty line, we can easily measure poverty. And in this method, poverty is measured with the help of consumption and income level of the people. It's very important line. Poverty line, and poverty is measured with the help of consumption and income level of the people. Suppose, take example, मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप गरीब किसे कहते हैं, या आपके नजर में गरीब कौन है, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के मन में अलग अलग जवाब आएगा। कुछ लोग कहेंगे सर जो लोग बेगर्स होते हैं उन्हें गरीब कहते हैं, कुछ लोग कहेंगे सर जो लैंडलेस जो पीपल हैं उन्हें गरीब कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे सर रिक्शा पुलर्स को, या जो ऑड जॉब्स करते हैं, जो इरेगुलर जॉब्स करते हैं, महीने में 15 दिन बारिश हुई तो 15 दिन ही काम मिला, तो जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जो डेली वेज लेबरर्स हैं, उन्हें आप पुअर कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, तो पॉवर्टी को हम लोग जो मेजर करेंगे, तो पॉवर्टी को मेजर करने का दो तरीका है। क्या भाई? सबसे पहले मैंने अपना एग्जांपल लिया, तो आप मेरा इनकम जानोगे कि सर आपका मंथली इनकम कितना है, आप मंथ में कितना अर्न कर ले रहे हैं। अगर सरकार ने कहा, सरकार ने एक रेट, एक अमाउंट डिसाइड किया, सरकार ने कहा कि जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सरकार ने कहा कि भाई जो व्यक्ति महीने का 5,000 अर्न कर लेता है, शहर का व्यक्ति जो शहर में रह रहा है, जो अर्बन एरियाज में लोग रह रहे हैं, अगर वो 5,000 अर्न कर ले रहा है मंथली, तो वो पुअर नहीं है, और 5,000 से कम अर्न कर रहा है तो वो पुअर है। ये शहर की बात कर रहे थे। अगर हम गांव की बात करेंगे, तो गांव के लिए सरकार ने ये डिसाइड किया कि जो व्यक्ति ग्रामीण इलाकों में रह रहा है, अगर उसकी इनकम 4,000 है तो वो गरीब नहीं है, और 4,000 से कम है तो वो गरीब है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, एक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है जो मेजर करता है आपके इनकम को और आपके कंजम्पशन को। ठीक है, अब ये इनकम और कंजम्पशन क्या है भाई, इसको हम लोग देखेंगे कि हमारा इनकम कितना है, हम कितना अर्न कर रहे हैं, मंथली इनकम हमारी कितनी है, और इनकम के अलावा हम उन पैसों में से कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। कंजम्पशन मतलब हम कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम सारे लोग कंज्यूमर्स हैं, हम हर चीज को कंज्यूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कंजम्पशन लेवल है और जो हमारा इनकम लेवल है, ये डिसाइड करता है, इस पे हम लोग मेजर करते हैं पॉवर्टी को। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है आप लोग को? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? यू विल प्लीज डिस्कस एंड आस्क क्वेश्चंस if you feel any kind of problem. If I am here, don't fear. Nice. Let's see. If the level of income and consumption falls below the minimum level of income, सरकार ने मिनिमम लेवल इनकम डिसाइड कर रखा है, बता रखा है कि भाई आपको इतना अमाउंट अर्न कर लेना है। अगर इतना अमाउंट अर्न नहीं कर रहे हैं, जो भी एक अमाउंट है, XYZ कुछ भी अमाउंट होगा, तो अगर वो अमाउंट अर्न कर लिया जा रहा है, वो अचीव कर लिया जा रहा है, तो हम कहीं ना कहीं गरीबी रेखा के ऊपर है। अगर जो अमाउंट डिसाइड किया गया उससे कम है तो गरीबी रेखा के नीचे है। इफ द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, अगर हमारा लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन फॉल करता है
बिलो द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम। जो मिनिमम लेवल ऑफ इनकम होना चाहिए वो मिनिमम लेवल ऑफ इनकम को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हम गरीब हैं। और जब मिनिमम लेवल ऑफ इनकम हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, हमारा जो डाइट होगा, जो हमारा फूड होगा वो बैलेंस नहीं होगा, हमें फ्रूट्स नहीं मिल रहे होंगे, हमें वेजिटेबल्स नहीं मिल रहा होगा, हमें कैल्शियम नहीं मिल रहा होगा, हमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे होंगे, हमें विटामिन नहीं मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि इनकम कम है। जब इनकम कम होगा तो हम कहीं ना कहीं हमारा कंजम्पशन भी कम होगा, हम बहुत कम चीजों को खरीद रहे होंगे। और मिनिमम लेवल यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड है मिनिमम लेवल, उस मिनिमम लेवल इनकम को अगर हम टच नहीं कर पा रहे हैं and consumption of this line, then the person is considered to be a poor. When a person is considered to be a poor, my student, when a person is considered to be poor, if the level of income and consumption falls below the minimum level of income, minimum level से भी नीचे है, जो होना चाहिए उससे भी नीचे है, एंड कंजम्पशन ऑफ दिस लाइन, और जो कंजम्पशन लेवल होना चाहिए वो भी नीचे है। स्वाभाविक है कि जब इनकम कम है तो कंजम्पशन भी कम हो रहा होगा। एंड देन द पर्सन इज कंसीडर्ड टू बी पुअर, और पर्सन को हम लोग पुअर मान लेंगे। लेट्स सी पॉवर्टी एस्टिमेट्स। अब पॉवर्टी को हम लोग किस तरीके से एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। पॉवर्टी को एस्टिमेट कैसे किया गया, ठीक है। इकोनॉमिक एस्टिमेट्स, इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक जो सर्वे की जाती है उसके अनुसार 2011 और 12 के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये आप पढ़ेंगे अभी, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, कि देश के अंदर गरीबों को पता करने के लिए कौन सी ऐसी संगठन है, संस्था है जो पुअर्स को आइडेंटिफाई करती है। सरकार तक ये डेटा कैसे पहुंचता है कि देश में इतने लाख या इतने करोड़ गरीब है, उसके लिए सरकार क्या करती है, सर्वे करती है। कैसे, आगे देखते हैं। पॉवर्टी एस्टिमेट्स इकोनॉमिक सर्वे 2011-12 का है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया सर्वे। द पॉवर्टी रेशियो इन द ईयर, अगर हम देखते हैं पॉवर्टी रेशियो की बात करेंगे तो पॉवर्टी रेशियो हमारा रूरल और अर्बन एरियाज का, मतलब रेशियो गरीबी का ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में, ये दोनों का हम लोग स्टडी करेंगे। तो पॉवर्टी रेशियो इन द ईयर 1973 इज 55%, यानी कि पॉवर्टी रेशियो हमारा 1973 में कितना रहा, 55% रहा, एंड 30% रहा हमारा 2009 और 10 में। अब देखिए 1973 में 55% हमारा क्या रहा है, पॉवर्टी रेशियो रहा है। कब 55% पॉवर्टी रेशियो कब रहा, 1973 में। कब रहा, 1973 में। और 30% यानी कि पॉवर्टी रेशियो अगर हम ईयर की बात करेंगे 2009 एंड 2010, in the year 2009 and in the year 2010 the poverty ratio was 30%, and in the year 1973 the poverty ratio was I think 55%. so poverty ratio further came down. तो आपने देखा कि पॉवर्टी रेशियो क्या हुआ, पॉवर्टी रेशियो में गिरावट आई, नीचे आया पॉवर्टी रेशियो, which shows decline in the poverty ratios. कहीं ना कहीं पॉवर्टी रेशियो की बात करेंगे तो 55% था, कितना था, 55%, कितना था, 55%, और 55% से ये अगर हम देखें तो 2009 और 10 में 30% पे आ गया, यानी कि 25% पॉवर्टी रेशियो में गिरावट आई। तो ये गिरावट क्यों आई, कैसे आई, इसके पीछे क्या कारण था, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉवर्टी रेशियोज फर्दर केम डाउन टू अबाउट 26% in 2000 and 36% in 1994। ये हमारा डेटा है, इस डेटा को देखेंगे, इसका हम लोग आगे स्टडी करेंगे डिटेल्स में। Therefore, the poverty ratio is continuously decreased from 1974, 1974 से
और आज 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन बुक में जो डेटा दिया है ईयर, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो अगर पॉवर्टी रेशियो की बात करें तो पॉवर्टी रेशियो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। 1974 में जो था और 2000 में उसमें बहुत गिरावट आई है, चेंजेस आया है, उसमें रेशियोज चेंज हुए हैं, बदल गया है, कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है। आगे देखते हैं। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसको मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं आपको। हम लोगों ने पॉवर्टी एज अ चैलेंज चैप्टर स्टार्ट किया, उसका ओवरव्यू लिया। ओवरव्यू के बाद पॉवर्टी के बारे में हम लोगों ने जाना, पॉवर्टी को चैलेंज क्यों हम लोग कहते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी के बारे में पढ़ा, इश्यूज ऑफ पॉवर्टी के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने सोशल साइंटिस्ट यानी कि पॉवर्टी को सोशल साइंटिस्ट ने किस नजरिए से देखा उसके बारे में पढ़ा। और इसके अलावा पॉवर्टी एस्टिमेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से आपको दिखाएंगे, कंपैरेटिव स्टडी करके, कि आखिर कौन कौन से सालों में और किन किन सालों में किस तरह से पॉवर्टी ग्रामीण और शहरी इलाकों में रेशियोज में चेंजेस आए हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपका सहयोग और आपका कॉपरेशन बना रहे। Thanks, my students. Have a great day. God bless you. Thank you. Bye. Good night.